उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल क्या रहा है? ऊर्जा विभाग में जिस तरीके से मंत्री ए.के. शर्मा का बयान आ रहा है, वो बयान है या बौखलाहट है? लगातार टीवी की सुर्खियां बनी हैं, हेडलाइंस उनकी बयानबाजी बनी हुई है और सोशल मीडिया पर जमकर इस पर टिप्पणियां भी हो रही हैं। आखिरकार ऊर्जा विभाग में ऐसा क्या हुआ है इन दिनों कि ऐसे हालात बन गए हैं? इन सब पर मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश जी मौजूद हैं। सर, ऊर्जा विभाग को आप बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, इन दिनों ऐसा क्या हुआ है कि बौखलाहट चरम पर है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा विभाग में ये सभी को पता है कि 25 नवंबर 2024 के बाद से निजीकरण, जो प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण पर बात शुरू हुई और लगातार निजीकरण के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार कह लीजिए या पावर कैप्शन दोनों मिलकर इसको आगे बढ़ा रहे थे। और इसी बीच आपने देखा होगा कि निजीकरण पर उपभोक्ता परिषद की तरफ से विद्युत नियामक आयोग में अनेकों लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किए गए और कहा गया कि पूरा प्रस्ताव, ये जो सरकार का प्रस्ताव है, असंवैधानिक है। जो इस मसौदे को तैयार करने वाला ग्राम थ्रांटन जो कंसल्टेंट है, उस पर अमेरिका रेगुलेटर द्वारा 40,000 की पेनाल्टी लगाई गई थी, डॉलर की 40,000 डॉलर की पेनाल्टी लगाई गई, उसको सेंसरिंग की गई। इसके बावजूद भी उसको इन्होंने काम दे दिया। इसका भी खुलासा उपभोक्ता परिषद ने किया। इसके बाद उपभोक्ता परिषद ने जब इस सबको देखा तो विद्युत नियामक आयोग में जब बात रखी और विद्युत नियामक आयोग में जब इनका प्रस्ताव पहुंचा तो विद्युत नियामक आयोग ने उस पर दर्जनों संवैधानिक और वित्तीय और जो और भी कमियां थी वो उजागर की, कहा ये स्वीकार करने योग्य नहीं है और अंततः उसको लौटा दिया। इसके बाद ऊर्जा मंत्री जी जब शक्ति भवन, हमको याद है कि 23 तारीख को शक्ति भवन पहुंचते हैं, इसके बाद वो आग बबूला हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो ग्राम थ्रांटन कंपनी है, उसको जो टाइम लाइन फिक्स की गई थी 120 दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया कैबिनेट में चली जानी चाहिए। 120 दिन भी 25 तारीख को पूरा हो रहा था, यही 25 जुलाई को। तो सब मिलाकर जिस प्रकार का ये केवल निजीकरण, देखिए एक चीज़ आपको बता दूँ, ये एनर्जी टास्क फोर्स जो है, मैं बार बार ऊर्जा मंत्री भी मांग कर रहा था और मैं प्रधानमंत्री जी सबसे, एनर्जी टास्क फोर्स में जो निर्णय लिए गए हैं, एनर्जी टास्क फोर्स के निर्णय कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये सीबीआई जांच का मामला बनता है, उसमें भ्रष्टाचार की साजिश की गई है, इसका खुलासा होना चाहिए। अब सवाल ये है कि कल माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अपने ट्वीट में कहा कि ये एनर्जी टास्क फोर्स निर्णय ले रही है, तो माननीय ऊर्जा मंत्री को तो इसके लिए जाँच का आदेश देना चाहिए। भाई वो तो ऊर्जा मंत्री है, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखना चाहिए कि भाई इसकी जांच करिए, सीबीआई जांच करिए, उच्च स्तरीय जांच करिए। जो भी उनका अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उनको आगे बढ़ना चाहिए। तब प्रदेश की जनता को लगेगा कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने ही एनर्जी टास्क फोर्स के निर्णय पर सवाल उठाते हुए और उस पर उच्च स्तरीय और सीबीआई जांच की मांग कर दी, तब मामला आएगा ना सामने। हमको पता है कि जब इसके पहले तत्कालीन ऊर्जा मंत्री जब श्रीकांत शर्मा साहब थे, अनेकों बार जब उनको मुद्दों पर वो होता था तो उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। हमको पता है कि कई मामलों में उन्होंने जांच की मांग की थी, टास्क फोर्स से जांच हुई थी। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के मामले में आपको याद होगा, एनर्जी उस पर हमारी एसटीएफ ने जांच किया था। तो सब मिलाकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को अपना अधिकार समझना चाहिए और अपने अधिकार के तहत अगर उनको लग रहा कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उस पर कार्रवाई करें, जांच बैठाएं। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों पर वो आग बबूला हुए, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारी सुपारी ले रखी है, यहाँ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक कोई बचा नहीं पाएगा, इस भ्रम में न रहिए, इसके पीछे का क्या लॉजिक? देखिए, यहाँ तक सवाल है, ये तो कोई भी जो मैं एक ही बात करूँगा कि लोगों को संवैधानिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए दोनों तरफ से, चाहे कार्मिक हो चाहे वो। और जहाँ तक सवाल है कि ये बात हमने भी सुना कि माननीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मेरा सुदर्शन चक्र चलेगा तो राष्ट्रपति जी तक कोई नहीं बचा पाएगा, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि माननीय ऊर्जा मंत्री को इस प्रकार की बातें उनको बोलना भी नहीं चाहिए और ना कार्मिकों को कोई असंवैधानिक बात बोलना चाहिए। और हमने देखा कि कहीं किसी ने असंवैधानिक बात बोली भी नहीं। लेकिन माननीय ऊर्जा मंत्री इतना गुस्से में क्यों है, ये सभी को चौंकाने वाला है। और सब मिलाकर इसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगतेगी ना। अगर प्रदेश का ऊर्जा मंत्री इस तरीके की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रदेश की उपभोक्ता किसके पास जाएंगे? तो प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री की जो चिंता है, बौखलाहट है या उनकी घबराहट है, ये क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन इतना मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि निजीकरण में पेच फंस गया है। निजीकरण पर सीएजी ऑडिट ने भी सवाल उठा दिया, रेगुलेटर ने सवाल उठा दिया, हो सकता है आने वाले समय में सीबीआई भी सवाल उठा दे, आरईसी ने भी सवाल उठा दिया। तो कहीं न कहीं निजीकरण के का ही पूरा मसौदा है जो सबको परेशान कर रहा है। पिछले दिनों एक ट्वीट आया जिसमें बिजली की शिकायत हुई थी और उस अधिकारी ने जिस तरीके से बात की एक संभ्रांत नागरिक से, साथ ही साथ बीजेपी सत्ता पक्ष के विधायक भी लगातार अपने क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति को लेकर के तमाम सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के सांसद पत्र लिख रहे हैं। तो बिजली है तो सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, यहाँ तो सवाल है, जो वीडियो वायरल हुआ, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, माननीय ऊर्जा मंत्री का पूरा अधिकार है, लेकिन उनको ही कार्रवाई करना है। तो वो वीडियो वायरल क्यों कर रहे थे? उनको तो सीधे कार्रवाई करके बता देना, भाई जनता के साथ इन्होंने गलत टिप्पणी करी, उस पर हमने कार्रवाई करा। और एक मैं बता दूँ,
प्रदेश की जनता के साथ सभी अधिकारियों को, कार्मिकों को एक संवेदनशील तरीके से व्यवहार रखना चाहिए। उपभोक्ता देवो भव की जो एक संस्कृति शुरू से चली आ रही है, उसका अपमान किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी अधिकारी कर्मचारी हो। अब जहां तक सवाल है कि प्रदेश के माननीय ऊर्जा मंत्री जी को ये बात जब उन्होंने समीक्षा बैठक में करी कि सभी लोग गाली दे रहे हैं और व्यवस्था, निश्चित तौर पर इस समय व्यवस्था गड़बड़ है। विद्युत आपूर्ति होते हुए भी प्रदेश की आज की डेट में बिजली की कमी नहीं है। लगभग 29-30 हज़ार मेगावाट की डिमांड है, उतना ही बिजली उपलब्ध भी है। लेकिन बिजली उपलब्ध होते हुए प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, उसका कई कारण है। ट्रांसफार्मर इनके बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, इसका मतलब घटिया ट्रांसफार्मर है। लगभग सभी कंपनियों में 6.5 लाख से 7 लाख ट्रांसफार्मर टोटल की अगर बात करूं तो लगे हुए हैं, और उसमें बड़े 9 से 10% तक उसमें ट्रांसफार्मर हुआ है। ये कहते हैं कि अब की हमने ट्रांसफार्मर जलने में कमी करी, निश्चित तौर पर किया होगा, लेकिन सवाल है तब भी बड़ी पैमाने में ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। जो राष्ट्रीय औसत तो 2% का है कि 2% से ज़्यादा ट्रांसफार्मर नहीं जलेगी, यहाँ 9-10% ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, तो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही। इन्होंने जो बड़े पैमाने पर संविदा कार्मिकों की छटनी की, उसका भी एक खामियाजा है कि एक बात आप समझिए, अगर मान लीजिए आपके पास 3 शिफ्ट है, 8-3-24 3 शिफ्ट है, तो एक शिफ्ट आपको हमेशा रिजर्व में रखना चाहिए। कोई बीमार हो गया, ये हो गया। जो इन्होंने छटनी किया, लगभग 85,000 संविदा कार्मिक थे पूरे उत्तर प्रदेश में, 31,000 इनके परमानेंट कार्मिक हैं। भर्ती आप कर नहीं रहे, तो 85,000 कार्मिकों को आप कम नहीं कर सकते। ये उत्तर प्रदेश की ऊर्जा सेक्टर में आप कमी की तो बात भूल जाइए, क्योंकि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है। आपने जब 3-4 शिफ्ट को 3 शिफ्ट में बदल दिया, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं संविदा कार्मिकों की कमी हुई। और एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि इसमें सबसे बड़ी लोचा क्या है, जो लोग समझ नहीं पा रहे। इन्होंने कहा कि भाई फेशियल अटेंडेंस होगा और ऐप के माध्यम से। तो मान लीजिए कि हमारा सब स्टेशन है, सब स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर उसका फेशियल अटेंडेंस काम करेगा, या 200 मीटर, या जो भी इन्होंने टाइम हो गया। अब पता चला कि सब स्टेशन पर कोई संविदा कार्मिक है, एसडीओ ने उससे कहा कि फीडर ए, मान लीजिए फीडर ए पर ब्रेकडाउन हुआ, आप जाके ठीक करिए। अब पता चला कि 4:30 बज रहा है, फीडर ए 15 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहाँ का संविदा कार्मिक या लाइनमैन ये सोचता है कि अगर हम जाएंगे पब्लिक का फीडर ठीक करने और ब्रेकडाउन अटेंड करने, तो लगभग बच जाएगा 6 बजे पहुंचेंगे, और यह 5:15 बजे तक उसको अपनी हाजिरी लॉग इन और लॉग आउट भी करना है। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं गया तो मेरी हाजिरी नहीं फेशियल अटेंडेंस पर आएगी, तो वो एकदम आराम से वो कहता है कि पहले तो मैं अपनी अटेंडेंस यहाँ लगाऊंगा, फिर आराम से जाऊंगा। तो ये कि ये किसी ने क्यों नहीं सोचा है बात कि फेशियल अटेंडेंस जो होता है वो केवल कार्यालय के लिए होता है, कार्यालय के लिए होता है, जो कार्यालय की एक लिमिट हो। ऐसे थोड़ा होता जैसे ये इन्होंने बना दिया है। फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये व्यवस्था लागू होना भी एक बड़ा दिक्कत का कारण है। डिस्कॉम में जो अधिकारी बैठे हैं, तो क्या अधिकारी और मंत्रियों के बीच में एक गैप आ गया है? देखिए, जहाँ तक सवाल है, एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो ऊर्जा मंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री जो हो या कोई भी हो, हर कार्मिक चाहता है कि उनका जो प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनसे अगर कोई उनको कष्ट होता है, उनका निवारण नहीं होता, तो मुलाकात करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो मुलाकात का सिलसिला, इधर मैंने देखा कि जो कर्मचारी संगठन है जो है, उसमें कहीं न कहीं दूरियाँ बढ़ी हैं। जब दूरियाँ बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अंतर्द्वंद होता है। अंतर्द्वंद होता है तो निश्चित तौर पर दोनों की अपनी अलग अलग वो होती है, सीमाएं होती है। कर्मचारी चाहता है कि अगर हमारा उत्पीड़न हो रहा है तो ऊर्जा मंत्री हमारा साथ दें, और प्रबंधन चाहता है कि अगर कार्मिक का उत्पीड़न हो कर रहा है ऊर्जा मंत्री तक पहुंच ना पाए। तो दोनों की अपनी एक वो है, लेकिन इसी बीच में पॉलिटिकल लोग जो है, इनको अपना सामंजस्य, ये तो जनता के बीच से निकल कर आते हैं, तो इनको अपना सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। माननीय ऊर्जा मंत्री जी तो ब्यूरोक्रेट रहे, गुजरात में रहे, अगर वहाँ ही आए तो यहाँ गुजरात और उत्तर प्रदेश में दोनों में बड़ा अंतर है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में थोड़ा दिन तो यहाँ मीडिया भी अच्छे से उठाएगी कि भाई बॉस तेज तर्रार ऊर्जा मंत्री है, जब काम नहीं देखेगा तो बोलेगा ऊर्जा मंत्री जी की तो स्थिति खराब है। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो इन सब पर उनको काम करना पड़ेगा और प्रदेश की जनता को धरातल पर आकर सही बिजली व्यवस्था देना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल, निजीकरण का विरोध लगातार जारी है, कर्मचारी आज भी निजीकरण के विरोध में है, क्या कोई रास्ता बन पाया कि मामला सॉर्ट आउट हो जाए? देखिए, यहाँ तो सवाल है, निजीकरण के मसौदे में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई भी वो नहीं है। जो भी जितने भी मामले आए भ्रष्टाचार, ये बताइए कि निजीकरण के मसौदे को सीएजी ने कहा कि हमें पूरा मसौदा चाहिए, सीएजी को मसौदा देने से लोग डर रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं कहीं लोचा है ना। आप सीएजी को क्यों नहीं दिखा रहे हो? नियामक आयोग ने उसमें कमियां निकाल दी। लगातार मैं चैलेंज कर रहा हूं कि लाइए, इसमें 50 कमियां हैं। और आपको यह भी बता दूं, एनर्जी टास्क फोर्स पर जो ऊर्जा मंत्री ने कल सवाल उठाया, एनर्जी टास्क फोर्स ने ही 4 बार 4 निर्णय किया। एक मुख्य सचिव जो प्रदेश सरकार होता है, उसकी अध्यक्षता में एनर्जी टास्क फोर्स में निजीकरण के मामले में 4 मापदंड अपनाए जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को उन्होंने शिथिल किया। इतना बड़ा मामला था जो एनर्जी टास्क फोर्स में कि ग्रांट थ्रॉन्टन जो एक तरह से उस पर कार्रवाई हुआ अमेरिका रेगुलेटर द्वारा, उसको लोगों ने आगे बढ़ा दिया। तो निश्चित तौर पर एनर्जी टास्क फोर्स पर सवाल उठेगा। एनर्जी टास्क फोर्स ने जो कई अलग अलग
निर्णय लिए हैं वो सब आपस में विरोधाभासी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, एनर्जी टास्क फोर्स ने शिथिल किया तो सवाल उठेगा, वो जांच भी होगी। मैं आपको आगे ही बता रहा हूं, एनर्जी टास्क फोर्स का मसौदा भ्रष्टाचार का साजिश का मसौदा है, और आने वाले समय में जब भी कभी सीबीआई या कोई उच्च स्तरीय जांच होगी तो बहुत लोगों की गर्दन फंसेगी, और हो सकता है उसमें बहुत लोग तो रिटायर होकर अपने घर जा चुके हों। और लेकिन जब भ्रष्टाचार कोई करेगा तो उसको ये बात बार बार मैंने पब्लिक के बीच में, बनारस की सुनवाई में, आगरा की सुनवाई में, मेरठ की सुनवाई में, सब जगह कहा, नौकरशाह अगर ये समझता है कि भ्रष्टाचार करके वो नहीं बचेगा तो ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूँ। नौकरशाह भी जेल गए और जेल जाते हैं। बिहार में संजीव हंस प्रमुख सचिव ऊर्जा हुआ करते थे, उनको लगता था कि ऊर्जा में उनसे अच्छा कोई काम नहीं हो, जेल गए। तो यही बात मैं यहाँ भी के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आपको सलाह दे रहा हूँ कि यहाँ के ब्यूरोक्रेटों को कि आप भ्रष्टाचार के षड्यंत्र में ना शामिल हो, नहीं तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा और उस समय कोई आपका साथ नहीं देगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना उपभोक्ता संघ के अध्यक्ष उदेश जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स ये ना समझे कि भ्रष्टाचार पे वो जेल नहीं जाएंगे, समय आने पर उनको भी सजा मिलेगी। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।